सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी अपडेट का। बता दें कि आज झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर मतगणना चालू हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना भी आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। सीसामऊ में सबसे कम 20 राउंड और कुंदरकी, करहल, फूलपुर, मंझवा में सबसे अधिक 32 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना स्थल की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है और मतगणना स्थल पर बिना पास के किसी का प्रवेश नहीं होगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन सपा के सभी 9 सीटों के उम्मीदवारों से ये अपील की है कि ये सुनिश्चित करें कि नियमानुसार पोस्टल बैलेट पहले गिने जाए, फिर ईवीएम मशीनों के वोटों की मतगणना हो। सभी पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने या उसकी आशंका होने पर चुनाव आयोग और हमें तुरंत सूचित करें और जीत का प्रमाण पत्र लेने तक सभी पूरी तरीके से सचेत रहे। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं नतीजे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र के भी नतीजे आपको दिखा रहे हैं हम। जैसे जैसे गिनती चालू हो रही है वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। क्योंकि बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव हुए थे और आज वोटों की गिनती चालू हो गई है 8 बजे से। इसके साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी बड़ी पार्टियों के साथ इस बार दांव पे लगे हैं। बता दें कि जैसे जैसे मतगणना बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ऐसे में पार्टियां पूरी तरीके से सचेत नजर आ रही हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को, उम्मीदवारों को ये सचेत किया है कि सभी पूरी तरीके से सचेत रहे और किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने पे हमें बताए। अभी चलते हैं आपको सीधे अपने सहयोगी शहबाज के पास। जी शहबाज, आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर और दूसरी तरफ वही महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव के नतीजे आने वाले। आज गिनती चालू हो गई है, क्या बता रहे हैं आंकड़े, बताइए। बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी थी और जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड के जो आंकड़े बयां कर रहे हैं, वहाँ झारखंड में तो अभी देखा जाए तो फाइट जो है वो टक्कर की चल रही है। जेएमएम और बीजेपी के बीच जो आंकड़ा है वो बराबरी का चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचा गया था वो लीड बनाकर आगे चल रही है। महायुति जो साथ में गठबंधन लड़ा था वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी पर अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं भारी नजर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अभी लगभग 100 से ज्यादा ऊपर की सीटें जो है वो गिनती जारी है, उसमें देखा जा रहा है कि जो महायुति है वो कहीं ना कहीं 65 सीटों के आंकड़े के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें अगर सबसे ज्यादा बात करी जाए तो जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी महायुति में अगर बढ़िया प्रदर्शन करेगी तभी महायुति जो है वो लीड करती नजर आएगी, और ठीक वैसा नजर भी आ रहा है। क्योंकि अजीत पवार की जो एनसीपी है और जो शिवसेना शिंदे की जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच इतनी पैठ बनाने में कामयाब नजर नहीं आ रही थी। इसका एक थोड़ा सा महायुति को झटका लग रहा था, लेकिन महायुति में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर जो प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मजबूती महायुति को देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात अगर करें महाविकास आघाड़ी की तो कांग्रेस भी 15+ सीटों के साथ लीड बनाती हुई नजर आ रही है, और शरद पवार की जो एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं अपना ठीक ठाक मतों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अभी 65 और 40-50 के आसपास चल रहा है। और झारखंड की बात करी जाए तो झारखंड में अभी जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जी शहबाज, उपचुनाव को लेकर क्या नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं? क्योंकि अभी तो गिनती शुरू हुई है, लेकिन इस बार का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव काफी चर्चा में रहा।
देखिए, उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में इस बार ऐसा लगा कि पूरा सारी विधानसभाओं पर सीट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया और जिस तरीके से माहौल टाइट था, उसको देखते हुए लग रहा था कि कोई भी पार्टी जो है कोई चूक करना नहीं चाह रही थी, जी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको 27 के एक सेमीफाइनल के तौर पर भी माना जा रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव और योगी के सामने, दोनों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अखिलेश के सामने जहां पीडीए की धार बनाने को फिर से मजबूत करने का एक लक्ष्य था, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के सामने एक लक्ष्य ये था कि यूपी में सब कुछ ठीक है। एक बहुत बड़ा मैसेज देने का एक प्रेशर जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर लीड बना ले जाती है यूपी जी। में, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर वापसी मानी जाएगी, क्योंकि लोकसभा में एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में 71 सीटें जीती थी यूपी में जी। लोकसभा में, और वहीं 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सिमट जाना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा था। उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था यूपी में वापसी करने का। लेकिन अगर इस उपचुनाव में बीजेपी लीड करती है, तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ की पर्सनली जीत मानी जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हर एक सीट पर दो दो जनसभाएं और रैलियां और न जाने क्या क्या उन्होंने जो है किया है, लोगों के बीच गए हैं और उनसे 1-to-1 बातचीत की है। तो योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस पूरे उपचुनाव के बीच में। वहीं अखिलेश यादव की बात करी जाए तो अखिलेश यादव ने भी काफी मेहनत करी है, क्योंकि दोनों ही इस बार अगर बात करी जाए तो बसपा ने अपने प्रत्याशी जरूर उतारे थे, जी। लेकिन बसपा की जो पूरे चुनावी यात्रा थी उपचुनाव की, वो केवल और केवल एक जनसभा में सीमित रह गई। जी कोई बड़ा शहबाज, दिग्गज घर से और नहीं निकला। बसपा पार्टी का सबसे चौंकाने वाला नतीजा आ रहा है, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी खाता नहीं खुला है। मायावती ने एक भी रैली नहीं की, लेकिन प्रत्याशी हर जगह उतारे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि बसपा पार्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे खोती हुई नजर आ रही है, एक भी सीट से अभी तक नहीं उनका खुलासा हो पाया है। देखिए, अपना जनाधार कहीं ना कहीं खंगालती हुई नजर आ रही है। जो जी। वक्त एक वक्त यूं कहें कांग्रेस का था, उसी वहां उस स्थिति पे बसपा जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर बात करी जाए बसपा की, तो बसपा ने अभी लोकसभा में भी कोई कमाल नहीं किया था। मायावती जी। ने भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करी, और नतीजा ये निकला कि शून्य पर ही सिमट कर रह गई मायावती। और अब पहली बार उपचुनाव में बसपा लड़ी है। बसपा इससे पहले कोई बाई इलेक्शन लड़ती हुई नजर नहीं आई थी, और इस बार पहली बार बाई इलेक्शन में बसपा प्रमुख जो हैं मायावती, उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के साथ ही सारी सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं। और उतार तो जरूर दिए, लेकिन जी। उन्होंने ना कोई जनसभा की, ना कोई बड़ा नेता उनका निकला, ना उन्होंने कोई रैली करी, क्योंकि आकाश आनंद को भी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वो यहां पर सक्रिय नजर नहीं आए। हालांकि झारखंड वगैरह में मायावती ने रैली जरूर करी थी, लेकिन यूपी से वो नदारद नजर आई। तो उसका साफ मैसेज कहीं ना कहीं ये जाता है कि वो लड़ाई से, यूपी की लड़ाई से साफ तौर जी। पर वो भागती हुई ही नजर आई हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको जनाधार मिलने वाला नहीं है। इस बार के अगर उपचुनाव की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी और बनाम भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रहा है। अर्चना जी। जी शहबाज, लेकिन कल अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को, 3 जगहों की चुनाव रद्द करने की भी बात कही थी। क्या लगता है अब आज तो काउंटिंग चालू हो गई है, रिजल्ट भी आ जाएगा, क्या इस पे अभी तक कोई अपडेट आ पाया है? देखिए, चुनाव रद्द कराए जाने की मांग जो है, जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन से चुनाव रद्द कराए जाने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाने लगी थी। और सबसे पहले अगर बात करें तो कुंदरकी सीट से जो हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सबसे पहले उन्होंने चुनाव से बहिष्कार का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कहा हम मतगणना में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच जो है आज वोटिंग मतगणना जो है वो जारी है। सभी 9 सीटों पर मतगणना हो रही है। अगर चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी का संज्ञान लेता तो वो अपने इस फैसले पर कल ही कुछ ना कुछ बयान जारी कर देता, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने भले ही 3 सीटों पर मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर उन्होंने चुनाव रद्द कराने की मांग करी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस मामले को सीरियस नहीं लिया। क्योंकि अगर बात करी जाए कि एक आध दो वीडियो जो आधे अधूरे वीडियो समाजवादी पार्टी ने शेयर किए थे, क्योंकि उस वीडियो के पीछे की अगर सच्चाई को अगर आप जानने की कोशिश करेंगी तो वीडियो में दूसरी तरफ से भी पत्थर चलते हुए नजर आए थे।
वो जो है ट्वीट नहीं किया गया था, यानी कि आधी अधूरी जानकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी साझा की गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो जाती है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और पश्चिम यूपी की जहां हमेशा दंगे और इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर चुनाव ठीक तरीके से संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और प्रशासन ने उस चुनौती को बहुत सही तरीके से निभाया भी है। हालांकि एक दो जगह छुटपुट घटनाओं की जो सामने आई थी, लेकिन उससे प्रशासन जो है वो सख्ती से निपटा नजर आया था, और जो भी अराजक तत्व थे उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्ती पेश करी थी अर्चना। और यही बात करी जाए अगर कुंदरकी और मीरापुर सीट की, तो मीरापुर सीट और कुंदरकी में मुस्लिम बहुल इलाके ज्यादा हैं, और यहीं पर ही माहौल खराब करने की सबसे ज्यादा कोशिश करी गई थी, और यहीं पर ही सबसे ज्यादा यह आरोप लगा है कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया। जी शहबाज, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हो रहा है, नतीजे आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं, कहा जा रहा था कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं भाजपा को खत्म करने के लिए एकदम पूरा मोर्चा संभाल के रखी है, लेकिन जो आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं उसमें तो भाजपा आगे होते हुए नजर आ रही है। क्या कहना है महाराष्ट्र चुनाव के बारे में? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में सबसे अगर बात करी जाए तो तमाम विश्लेषकों का यही कहना था कि अगर महायुति अगर वहां पर बढ़त बनाती है तो उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। और अगर आप आज जो मतगणना हो रही है और जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि बीजेपी ने अपना रोल सही अदा किया है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अभी लीड बनाए हुए है। महायुति गठबंधन जिसे कहते हैं वो अभी भी लीड बनाए हुए हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी जिसने ये पूरा दम भरा था कि वो महायुति को इस यहाँ महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकेंगे, तो वो नज़ारा अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्योंकि इस तरफ अगर बात करी जाए तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के राहुल गांधी खड़गे ने पूरी ताकत झोंकी है चुनाव को जीतने के अपने पक्ष में लाने की। महाराष्ट्र में तमाम मुद्दों को उठाया गया, लेकिन अगर बात करी जाए महायुति की, तो महायुति ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खासकर अगर बात करें इधर योगी आदित्यनाथ ने भी पूरा महाराष्ट्र में अपना दम झोंका था और तमाम दिग्गज नेताओं को महाराष्ट्र के चुनाव में लगाया गया था। जी बिल्कुल शहबाज, और इस बार जो मेन निकल के आ रहे हीरो वो योगी आदित्यनाथ ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ उपचुनाव को भी संभाल रहे थे, वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी रैलियां कर रहे थे अपने प्रत्याशियों के लिए। क्या लगता है कि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू महाराष्ट्र और झारखंड में भी वैसा ही देखने को मिलेगा जो हरियाणा में दिखा था? देखिए, योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी खासी उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर बात करी जाए तो हरियाणा की बाजी को पूरी तरीके से पलटने में अगर किसी को श्रेय दे रही है तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को श्रेय जाता है। क्योंकि एक तरफा रिजल्ट अगर बात करी जाए तो हरियाणा में जा रहा था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडे भी उस रिजल्ट को देखकर चौंक गए थे कि आखिर ये हरियाणा में हुआ क्या। क्योंकि हरियाणा में जहां एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन जो था वो आश्वस्त था कि वो कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में वापसी करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक बनाने से रोकेगा, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हो पाया। और खासकर वहां पर जो योगी का जो नारा है, जो पूरे चुनाव जम्मू कश्मीर हरियाणा होते हुए महाराष्ट्र झारखंड उपचुनाव खूब चला, हर जगह बटोगे तो कटोगे के जो बयान है वो बहुत बढ़िया चले, और इसी को धार देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इसको हर राज्यों में भुनाया भी है। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में भी अगर जम्मू की बात करी जाए, क्योंकि कश्मीर रीजन में तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा संघर्ष करती नजर आई, लेकिन जम्मू में जैसा कि माना जा रहा था कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छी खासी सीटें लेकर आई है। और 370 आर्टिकल जिसका बताया जा रहा था कि अगर 370 आर्टिकल की वजह से भाजपा को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक चुनाव लड़ा है। यह भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में वह भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा चुनाव लड़ेगी, लेकिन बावजूद उसके भाजपा ने वहां पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाई। और उसके बाद ये नारा जो है योगी आदित्यनाथ का वो महाराष्ट्र में भी चला, और महाराष्ट्र में बड़े बड़े बैनर चुनाव से पहले ही लगा दिए गए। जब भाजपा को ये लगा कि बटोगे तो कटोगे का फायदा हरियाणा में हुआ, तो इसका फायदा जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। और झारखंड में 81 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें गठबंधन लीड करता हुआ नजर आ रहा है अभी तक के आंकड़ों में। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि झारखंड में भी कहीं ना कहीं भाजपा और गठबंधन के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी?
देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चंपई सोरेन से बहुत बड़ी आस थी, जी। क्योंकि पहले फेज की बात करी जाए तो आदिवासी बहुल सीटों पर सबसे जो चुनाव हुआ था, और वही फेज जो है काफी मायने रखने वाला था, क्योंकि अगर गेम चेंजर कोई साबित हो सकते थे तो वो आदिवासी जो समुदाय के जो वोट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जो है गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी। क्योंकि चंपाई सोरेन के जाने से कहीं ना कहीं भाजपा को एक बहुत बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि चंपाई सोरेन का जो पूरा पकड़ अगर मानी जाती है वो आदिवासी समुदाय में उनकी बेहतरीन पकड़ मानी जाती है, और उन्होंने लगभग कई दशकों का जो साथ था वो झामुमो के साथ उन्होंने निभाया था, लेकिन कुछ नाराजगी के चलते उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो चुनाव ठीक से है। देखिए शहबाज, हम बता दें कि दिल्ली में इस बीजेपी मुख्यालय में जलेबियां बनाई जाने लगी है। ये बड़ी अपडेट। अभी वोटों की गिनती शुरू हुई है। वोटों की गिनती के लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की मतगणना चालू हो गई है। अभी वोटों की गिनती शुरू ही हुई है, लेकिन दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय में जलेबियां बनाने जा रही है। बता दें कि जलेबियां बननी शुरू हो गई है भाजपा मुख्यालय में। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की मतगणना चालू हुई है, और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भाजपा में एक खुशी, क्योंकि भाजपा को कई जगह बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और भाजपा मुख्यालय में जलेबियां बनना शुरू हो गई है। ले चलते हैं एक बार फिर से अपने सहयोगी शहबाज के पास। शहबाज, भाजपा मुख्यालय में जलेबियां बनना शुरू हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में? अभी तो शुरू हुआ है मतगणना, अभी तो आंकड़े और घटेंगे बढ़ेंगे, जैसा अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन भाजपा मुख्यालय में जलेबियां बनना शुरू हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, भाजपा अर्चना आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। जी। उसको पता है कि सीटों में इधर थोड़ा उधर, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी वही करेगी महाराष्ट्र में। जी। और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, और अभी आपको बताना चाहें कि यूपी उपचुनाव में एक सबसे बड़ा उलटफेर अभी अभी ताजा अपडेट है जो निकल कर सामने आया है कि करहल से अनुजेश यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ से अनुजेश यादव जो है वो लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी 9 सीटों पर लगभग रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीट पर ही नजर आ रही है। लेकिन सोचने वाली है, क्योंकि सपा को पूरा भरोसा था कि इस बार का उपचुनाव सपा ही जीतेगी और भाजपा को सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो देखने में बिल्कुल ही उलटफेर है, क्योंकि सपा को भरोसा था कि वो जीतेगी। देखिए, यही भरोसा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी था। तो कहीं ना कहीं पार्टियां जो है ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। अगर बात करी जाए तो यही ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी था, और कई सीटों पर ज्यादा ताकत भी नहीं झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं जो नेता थे उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि वो मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने प्रत्याशियों को लेकर और तमाम तरीके की जो नाराजगी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में खासकर यूपी में कई गलतियां करी थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन इस बार की अगर बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है, और मोर्चा संभालते हुए हर एक सीट की किलेबंदी उन्होंने खुद करी है, यानी कि करहल में भी उन्होंने जो प्लान तैयार किया था वो अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेम लगाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर करहल में भारतीय जनता पार्टी पकड़ बना लेती है तो ये मान के चलिए कि मैनपुरी में 2 सीटों पर बीजेपी आ जाएगी, यानी कि जो गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, वो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सेन लगाने में भाजपा कामयाब हो जाएगी। जी अर्चना। जी शहबाज, क्या लगता है कि जो नतीजे आ रहे हैं, अगर भाजपा की जीत होती है उपचुनाव में तो क्या सपा की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव का पहले ही कहना था कि इस बार के उपचुनाव में गड़बड़ी हुई है, इस वजह से भय है कि जो नतीजे हम चाह रहे हैं वो ना आ पाए। देखिए, आरोपों का अगर बात करी जाए तो आरोप जो है समाजवादी पार्टी
जिस दिन से चुनाव यानी कि 20 तारीख से जब मतदान हो रहा था उसी दिन से समाजवादी पार्टी लगाती चली आ रही है। जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले आप बताएंगे आपको कि कुंदरकी से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सबसे पहले चुनाव बहिष्कार और मतगणना से भी बहिष्कार का ऐलान किया था कि हम जो है चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हैं। जी। उसके एक दिन बाद से रामगोपाल यादव ने बहुत सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि 3 सीटों पर जो है वो बेईमानी हुई है। जी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मीरापुर के 52 बूथों पर फिर से चुनाव कराया जाए जहां जहां प्रशासन ने गड़बड़ियां करी हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अर्चना वो जारी है और अभी इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच मतगणना जारी है, वोटों की गिनती चल रही है। अब वोटों की गिनती के बाद भी सियासतदान एक दूसरों पर आरोप लगाएंगे कि खासकर अगर बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो है वो लगातार साफ तौर पर उनका यही कहना है कि बीजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि पुलिस और प्रशासन के दम पर वो चुनाव लड़ रही है और उनको आगे कर रही है। तो जी बिल्कुल शहबाज, और आंकड़े ऊपर नीचे होते ही जा रहे हैं। झारखंड में जहां पे गठबंधन ने बढ़त बना रखी थी, वही अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब झारखंड में भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद इस बार है, क्योंकि आपको बताएंगे चंपाई सोरेन एक बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी समुदाय में उनकी एक खासी पकड़ मानी जाती है। और जो पहले फेज में जो चुनाव हुआ था वहां आदिवासी समुदाय पर सबसे ज्यादा क्षेत्र थे, वहीं पर ही चंपाई सोरेन का जो अस्तित्व है का पिछले कई दशकों से नजर आता है। और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि चंपाई सोरेन के बल पर वो झारखंड में खेला कर सकते हैं, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले चंपाई सोरेन का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा था। और इस बार ये माना भी जा रहा था कि चंपाई सोरेन जो है वो बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। और आंकड़े अभी यही साबित कर रहे हैं अर्चना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन के बल पे और अपनी मजबूत किलेबंदी के बल पे सत्ता में आ सकती है। जी शहबाज, हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे उनके पास भी बताएं जाए हुए प्रयागराज की क्या अपडेट है। नितेश, क्या है चाले प्रयागराज के चुनाव के नतीजे के, कैसा माहौल है? क्योंकि जैसे नतीजे आ रहे हैं भाजपा को तो बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्या कहना है? चौबंद है और अंदर मतगणना चालू है और लगभग एक अंदाज कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पर भी जो रुझान है वो पूरी तरह से साफ होते हुए नजर आने लगेंगे। और यहाँ पर जो मुकाबला था और भाजपा का मुकाबला, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वर्चस्व को लेकर के भी था, क्योंकि आगे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का इसको सेमीफाइनल की तरह से देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए अपने आप में बड़ा मायने रखता है और अभी फिलहाल मतगणना जारी है। जी नितेश, अलीगढ़ से जानना चाहेंगे। नितेश, क्या माहौल है वहां पे? क्या आप खैर सीट पे इस वक्त मौजूद है? क्या प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई हैं? क्योंकि नतीजे आने चालू हो गए हैं, गिनती चालू हो गई है, कैसा माहौल है वहां पे? मैं आपको बता दूं राउंड होंगे जहाँ पर 1300 टेबल लगाई गई है, यहाँ पे 25 राउंड होंगे। अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है और आपको बता दूं नीतीश नतीजों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा का प्रतिशत नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करी थी और उनका एक स्लोगन था बात करेंगे तो प्रत्याशी भी अच्छे एक राजनेता खानदान से हैं और दोनों जो प्रत्याशी हैं अगर बसपा की और भाजपा की बात करें तो दोनों में टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन अभी देखना होगा 12 बजे तक नतीजे क्लियर होंगे कि अभी समय बाकी, अभी बैलेट पेपर की गिनती ही शुरू हुई है। जी शहबाज, अभी तो गिनती शुरू हुई है, अभी तो जैसे जैसे समय बीतेगा आंकड़े ऊपर नीचे होते जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो हर तरफ से भाजपा ही आगे नजर आ रही है। वो भाजपा जिसको विपक्ष कह रहा था कि इस बार जीतने नहीं दिया जाएगा, क्या कहना है इसके बारे में?
बार उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं गठबंधन के बल पर भारतीय जनता पार्टी को फिर से झटका देने की उम्मीद जताई जा रही थी और विपक्ष इस उम्मीद में नजर भी आ रहा था, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी में दिया भी है। अगर बात करी जाए तो कांटे की टक्कर थी बीते लोकसभा चुनाव में, अब वही फॉर्म जो है विपक्ष चाह रहा था कि बनी रहे और विपक्ष इसी के बल पे ये बात बार बार कह रहा था कि इस बार जो है महाराष्ट्र से और झारखंड में वापसी करके कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से वापसी कर रही है महाराष्ट्र में और जेएमएम वहां पर झारखंड में जिस तरीके से जेएमएम को झटका देती नजर आ रही है वो काबिले तारीफ है। अगर बात करें वहां कर झारखंड चुनाव की, तो जिस तरीके से चंपाई सोरेन का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम में एक सेंध लगाई है, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय की एक पकड़ मानी जाती है जेएमएम की, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि इस बार आदिवासी समुदाय में एक बड़ी सेंध लग सकती है और जो एक हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, तो ठीक वही झारखंड में साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि आदिवासी ज्यादा है वहां पर और उस समुदाय में जेएमएम की एक खासी पकड़ मानी जाती रही है। लेकिन चंपाई सोरेन के अलग होने से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका झारखंड में देता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर जो चार्जेस चल रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उससे भी वहां की जो लोकल जनता है वो कहीं ना कहीं खफा नजर आ रही है जब वहां के लोकल जी। और इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यूपी की सभी 9 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां 6 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट उपचुनाव को लेकर जहां करहल, सीसामऊ, कुंदरकी में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इसी के साथ मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां 9 सीटों के रुझान आगे नजर आ गए। कटेरी, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद, खैर में बीजेपी आगे चल रही है। ये सभी 9 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ले चलते हैं आपको एक बार फिर से प्रयागराज। नीतीश प्रयागराज की फूलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे बताया जा रहा है। काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी वहां पे सपा और भाजपा के बीच। क्या हुआ नतीजा, क्योंकि सपा बराबर नजर बनाए रखी थी, सपा को ये भरोसा था कि फूलपुर वही जीतेगी। देखिए, जो इस समय पर जो भी रुझान आ रहे हैं और उसको देख करके भाजपा और सपा का जो आपका एक मुकाबला था, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और आज प्रयागराज का जो प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है उसमें कहीं ना कहीं अगर भाजपा प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं तो इसका बड़ा फायदा भाजपा की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया गया, जिस तरह से चुनाव को उन्होंने अपने एक तरह से अपने पूरी तरह संरक्षण में चुनाव लड़ा कि कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल को था जो आपको 2027 चुनाव है, तो उसको लेकर के ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात भी रहेगी कि जो भाजपा की जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी, 3 सीटें जो है उनमें समाजवादी पार्टी जो आगे, इसी तरह से प्रयागराज की जो फूलपुर सीटें कहीं ना कहीं माता जी जो दीपक पटेल क्या सीटें उनकी माता जी फूलपुर से सांसद भी हैं, मतलब तो कहीं ना कहीं उसका भी उनको एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी जी नीतीश खैरपुर सीट से भी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बताया जाए कि अलीगढ़ तो एक मुस्लिम बाहुल्य सीट बताई जा रही थी, फिर भी वहां पे सपा को पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे। फिर ऐसे में भाजपा प्रत्याशी का आगे चलना, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो होता है नीतीश अलीगढ़ में भी हमारे संवाददाता है, ये हम अलीगढ़ से जानना चाहेंगे। जी नीतीश बताइए, क्योंकि अलीगढ़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताया जाता है कि सपा को भरोसा था कि वही जीतेगी। देखिए, मैं आपको एक जाट है क्योंकि यहाँ 1,10,000 जाट वोटर है और आपको बता दूं जो सीट है खैर सीट है, ये एक ऐसी सीट है यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, जो प्रत्याशी है वो एक राजनीतिक घराने से आता है। इनके जो दादाजी थे वो सांसद रहे थे 5 बार और इनके जो पिताजी थे वो भी सांसद रहे थे। तो बीजेपी ने एक ऐसा दाव खेला है उनके बेटे को सीट देकर कि इसको
जीत के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, उनकी अगर छवि की बात करेंगे तो उनकी छवि बहुत ही अच्छी थी, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। और एक अगर बात कही जाए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये करहल सीतामऊ कुंदर की सीट को लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए से आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 10 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। झारखंड में 25 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र में 49 सीटों पर महायुति एनडीए से आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 10 सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन, बता दें ये बड़ी अपडेट, 25 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। झारखंड में 49 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रही है, ये बड़ी अपडेट, जहां भाजपा को बढ़त मिलती हुई है। चलेंगे एक बार फिर अपने सहयोगी शहबाज के पास। शहबाज, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा, बता दें महायुति एनडीए आगे चल रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करते हुए नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष नजर आ रही थी। और विपक्ष जितने भी बड़े चेहरे थे, शरद पवार की बात कर लें, चाहे उद्धव ठाकरे की, चाहे फिर कांग्रेस में राहुल गांधी, खड़गे, ये तमाम तरीके की जो प्लानिंग चुनाव से पहले करी जा रही थी, और ये दम भरा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार महायुति को इस पूरे महाराष्ट्र से उखाड़ फेंकने का विपक्ष ने जो जिम्मा उठाया था, वो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर फिलहाल के नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे, क्योंकि कई सीटों पर अभी जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि महायुति कहीं ना कहीं फिर से वापसी कर रही है। और महाराष्ट्र में क्योंकि कई मुद्दे बनाने की कोशिश करी गई कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी ने भी कई मुद्दे उठाए, अडानी का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए और विपक्ष को कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश करी है। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से महायुति अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि महायुति में अगर बात करी जाए तो भाजपा पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर नजर आ रहा था, क्योंकि भाजपा एनसीपी अजीत पवार की जो एनसीपी है और शिंदे की जो शिवसेना है, कहीं ना कहीं उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें लानी थी, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर था भाजपा को एक खुद को साबित करने का। तो भाजपा महाराष्ट्र में जिस तरीके से लीड बनाए हुए अकेले दम पे, वो बढ़िया इस टाइम चल रहा है आंकड़ा। और एनडीए जो है, महायुति वहां पर दिखाई दे रही है एनडीए इंडिया के मुताबिक। जी शहबाज, नीतीश प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है, हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन जैसा कि भाजपा के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे, क्या लगता है कि इसको सपा किस तरीके से मुद्दा बना सकती है? क्योंकि सपा मुखिया का कहना है कि गड़बड़ी हो सकती है, अपने सभी कार्यकर्ताओं को नजर बनाए रखने की भी हिदायत दी है सपा मुखिया ने। देखिए, यहाँ पर अगर गड़बड़ी की बात कही जाए तो पहले दिन से ही यहाँ पर जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी चाक चौबंद पूरी व्यवस्था थी। आज भी यहाँ पर देखा जाए तो लगभग नहीं ज्यादा तो 4 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा करके पूरा बंद कर दिया गया है और बड़े ही आवागमन को देख करके यहाँ भेजा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। गड़बड़ी की बात अगर यहाँ पर कही जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मगर देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों आपस में हमेशा से एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाते रहते हैं, तो वही चीजें हैं। और आपकी फूलपुर सीट जो है, अगर भाजपा उसमें बढ़त बना रही है तो कहीं ना कहीं ये दीपक पटेल का जो चेहरा है, उनका जो एक तरह से प्रचार प्रसार है, उसके साथ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार है, उस पर कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मंत्री जो कैबिनेट स्तर के या सीएम हो गए केशव प्रसाद मौर्य, तो कई मंत्री लेवल के यहाँ पर नेता थे जिन्होंने भरसक कोशिश की, भरसक प्रयास किया, जिसका ये नतीजा दिखाई दे रहा है कि फूलपुर सीट से दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। जी नीतीश, अलीगढ़ में क्या माहौल है? क्योंकि बराबर सवाल उठ रहे थे कि इस बार गड़बड़ी की जाएगी, शासन प्रशासन पे सवाल उठे, पुलिस प्रशासन पे सवाल उठे, चुनाव आयोग पे भी सवाल उठे। ऐसे में आज जब मतगणना हो रही है, जब नतीजे आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है और क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पे? शासन बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर बात कही जाए
कि तो इस तरीके से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि जो है मुझसे नजर आ रहा है। और अगर बात कही जाए कहीं ना कहीं अगर भाजपा की और सपा की तो टक्कर सिर्फ 2 ही दिनों में है, तो दोनों में आपस में देखना होगा 11 बजते विधान आ जाएंगे अलीगढ़ के भी। और 6 विधानसभा की अगर बात कही जाए तो किसी का 25 लागू था, लेकिन अब कुछ समय और थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 घंटे बाद नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखी जाए तो भाजपा की और सपा की टक्कर देखने को मिल रही है। जी शहबाज, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, घट रहे, बढ़ रहे, क्या लगता है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा को अगर जीत मिलती है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो विपक्ष का क्या माहौल रहेगा, मुद्दा रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में जो बड़े दल थे, जो दोनों के बीच टक्कर बताई जा रही थी, उनकी नजर बराबर छोटे दलों पर भी थी कि अगर हमें सरकार बनाने के लिए उनसे गठबंधन करना पड़ता है तो हम उनसे गठबंधन कर लेंगे। ऐसे में क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड की अगर बात करी जाए तो भाजपा अगर सरकार बनाने में कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में भी, और एक बहुत बड़ा झटके के रूप में भी देखा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को एक उम्मीद थी कि झारखंड में तो वापसी करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अगर खासकर अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे इतर अपनी तैयारियों पर जोर दिया और खासकर अपने जिन दिग्गजों को महाराष्ट्र के रण में लगाया है, उन्होंने बखूबी अपना कार्य जो है वो पूरी निष्ठा के साथ निभाया भी है। अगर बात करें खासकर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ को एक चेहरा बनाकर महाराष्ट्र में प्रेजेंट किया गया है और जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल करी थी, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी अर्चना आती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने कम रैलियां नहीं करी हैं। बात करी जाए तो अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर बात करें तो उन्होंने ज्यादा ही रैलियां करी हैं और पूरे आखिरी रण तक योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर निकल गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो आखिरी राउंड तक जब रैलियां हो रही थी वहां पर महाराष्ट्र में बने हुए थे। यानी कि महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव तीनों की जिम्मेदारी अगर बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही थी। हालांकि बड़े चेहरे थे जो बीच बीच में रैलियां जरूर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक बड़े चेहरे की अगर बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ निकलकर सामने आ रहे हैं और जिनके दम पर भाजपा जो है वो जीत भी सकती है। क्योंकि अगर बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में जिस तरीके से क्योंकि पूरा चुनाव जो है मुड़ गया था एक नारे के बल पर, उसी नारे के भरोसे महाराष्ट्र में भी देखिए जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही वहां के जो बीजेपी के नेता थे वो ये होर्डिंग बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगाते हुए नजर आए थे। और जी शहबाज, अगर क्या लगता है कि अगर भाजपा की जीत होती है महाराष्ट्र झारखंड में, तो जो मेन लाइन है पीडीए के ऊपर इस बार हिंदू एकता को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा इस बार हर जगह रंग दिखा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र और झारखंड की भी अब बारी है। क्या लगता है कि वो एक नारा हर जगह अपना रंग दिखा रहा है? देखिए, क्योंकि बिल्कुल अर्चना, अगर बात करें कि पीडीए एक जो अखिलेश यादव ने पूरा पीडीए को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था लोकसभा चुनाव में, उसका असर देखने को मिला था। अखिलेश यादव ने एक ऐसी लकीर खींची थी भाजपा के सामने जो कोई भी नेता अभी तक खींच नहीं पाया है यूपी में। लेकिन इस पीडीए का काट अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जो ढूंढा, बटोगे तो कटोगे, ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं पूरा चुनाव बीत गए लेकिन कोई भी सियासतदान इस लाइन का काट नहीं ढूंढ पाया, इस नारे का काट नहीं ढूंढ पाया। कई नारे चले, कई आप पोस्टर वार तमाम पार्टियों की तरफ से देखने को मिला। आपको याद होगा कि जब चुनाव दौर जारी था, जब चुनाव नहीं चल रहे थे, जब तैयारियां चल रही थी, तो तमाम तरीके के पोस्टरों से पार्टी कार्यालय पटे रहते थे। कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगता था, कभी कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगता था, तो कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगता था। कई नारे, हर दिन एक नया नारा सामने आता था और मीडिया कवरेज भी उसकी बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन अगर बात करें जिस नारे की धूम रही तो वो बटेंगे तो कटेंगे, और इसी नारे का महाराष्ट्र में भी कई बड़े नेताओं ने साथ भी दिया। हालांकि विरोधाभास भी देखने को मिला था इस नारे का, क्योंकि अजीत पवार ने साफ तौर पर इस नारे से कहीं ना कहीं किनारा किया था और वो अपने अपने स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कई दिग्गज नेता जो महाराष्ट्र के, उन्होंने इस नारे का सपोर्ट भी किया था
और जी। इसके एवज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा भी दिया था। कई मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को कहीं ना कहीं भाजपा का नारा बना के रख दिया योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे को। जी ठीक है नितेश, क्या लगता है प्रयागराज में बटेंगे तो कटेंगे का जादू चला पीडीए के आगे, क्योंकि सपा और भाजपा की ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में बसपा तो कहीं गायब होती नजर आ रही है। देखिए, चुनाव में जिस दिन से नामांकन हुए थे तब से ही कहा जाए तो बसपा ने बहुत ज्यादा अपना मतलब चुनाव में कहीं ऐसी छाप नहीं छोड़ी कि कुछ बड़ी जो आयोजन होते रैलियां होती इस तरह का कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जो मुख्य मुकाबला था तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच का मुकाबला था, जिसमें कि भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कटोगे तो बटोगे, इसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिला प्रयागराज में। मगर योगी आदित्यनाथ वैसे भी यहाँ प्रयागराज में काफी पसंद किए जाते हैं। फूलपुर जो कि एक तरह से कांग्रेस का जो आजादी के बाद की कहा जाए तो पहली जो सीट थी प्रधानमंत्री की वो फूलपुर सीट से निकल के आगे आए थे। तो एक तरह से जो गढ़ कहा था उसमें कहा जाता था, अब कहीं ना कहीं उसमें उस गढ़ को भाजपा अपने गढ़ में बदलती हुई दिखाई दे रही है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं एक अलग ही जो टेंडेंसी यहाँ पर चली है। नेताओं को जो पसंद किया जा रहा है, खास करके भाजपा का जो चेहरा है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का, केशव प्रसाद मौर्य का, कई बड़े चेहरे हैं। और दीपक पटेल भी अपने आप में इन्होंने एक समय था कि बड़े प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उनके गढ़ पे उनको हराया है। तो कहीं ना कहीं ये इसका भी असर दिखाई देता है। जी नितेश, अलीगढ़ का क्या माहौल है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में पीडीए के ऊपर बटेंगे कटेंगे का नारा ज्यादा भारी पड़ता दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही कहा आपने, कटोगे तो बटोगे के नारे से सपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया है और लगातार रैलियां ताबड़तोड़ रैलियां करने के बाद कहीं ना कहीं अगर हिंदूवादी अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक होता हुआ नजर आ रहा है, सर्व समाज एक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका फर्क देखने को मिलेगा इन चुनावों में आपको, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से रैलियां की है और अपने नारे का स्लोगन आगे बढ़ाया है, उसने कहीं ना कहीं जनता के दिल में जगह और ज्यादा बना ली है। उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज का फायदा होने की उम्मीद है। जी नितेश, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके पास। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का उपचुनाव जहां भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, ऐसे में भाजपा को एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट करके अपने कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को ये सचेत कराया था कि पूरी तरीके से सतर्क रहे, गड़बड़ी हो सकती है। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी होने की आशंका आपको लगती है तो आप तुरंत चुनाव आयोग को या हमें संपर्क करें और इसकी जानकारी दें। जो नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र में, इस बार 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के नतीजे आने चालू हो गए हैं। जैसे जैसे गिनती बढ़ रही है, बता दें आंकड़े भी आगे होते नजर आ रहे हैं, जहां देखा जाए तो भाजपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं झारखंड के 81 सीटों पर भी जो चुनाव हुए उनकी नतीजे सामने आते जा रहे हैं। गिनती शुरू हुई है और जैसे जैसे गिनती चालू होती जा रही है, आंकड़ों में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लगभग 9 सीटों के नतीजे सामने आते नजर आ रहे हैं, जहां देखा जाए भाजपा को 6 और सपा को 3 जगह से बढ़त मिल रही है। इसी को लेके आपको ये भी बताया कि भाजपा में मुख्यालय पे, बता दें कि भाजपा मुख्यालय कार्यालय पे जलेबियां भी बनना शुरू हो गई है, क्योंकि भाजपा ने मान लिया कि हम जीत गए हैं। ये भाजपा का मानना कि हम जीत की ओर आगे बढ़ गए हैं और हम इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें जीत हासिल होगी, जिसको लेकर भाजपा ने जलेबियां बनाना शुरू कर दी है।
लेकिन वहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। उनका कहना है कि पूरी तरीके से सतर्क रहें, जब तक नतीजे पूरी तरीके से ना आ जाए सभी कार्यकर्ता और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का आकलन करते रहें और नजर बनाए रखें। कोई भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। बता दें, हमने आपको बताया कि प्रयागराज में हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से अभी गिनती चालू हो रही है। कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, पूरी चाक चौबंद की किसी भी तरह की कोई गड़बड़